नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप अड्डा है। बहुत जमाने बाद जमा है। हालात कुछ ऐसे हो रखे हैं। स्क्रीन पर आपको 3 लोग नजर आ रहे हैं और वो जो हम लोगों को क्लास में जब खूब सारी तस्वीरें होती थी एक ही पन्ने पर, तब दिखाते थे ना, बाएं से दाएं या घड़ी के घूमने के क्रम में या उल्टे से सीधे। तो अपन घड़ी से घूमने के क्रम में चलते हैं। ये भुवन मोहिनी मुस्कान और अपनी जुल्फों को संवारते दिव्येंदु भट्टाचार्य हैं, जो इस इंटरव्यू के शुरू होने से पहले अपने वाईफाई से जूझ रहे थे। और आज जिस सीरीज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, अनदेखी, उसमें कई चीजों से जूझता है इनका किरदार। सबसे ज्यादा इससे कि सब कमबख्तों को इनके कंधे पर अशोक की लाट नजर नहीं आती है। बार बार डीसीपी घोष को इंस्पेक्टर बोलते रहते हैं। दिव्येंदु भट्टाचार्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एनएसडी के थैंक पढ़े यू हुए थैंक यू। हैं। मैं एनएसडी के तमाम मित्रों से जुड़ा हूं, तो स्कूल के सब सीनियर्स को दादा कहने की उनकी आदत मुझ तक चली आई है। और ये अच्छी चीज ये है, दर्शकों को बता दूं कि ये दादा जेंडर न्यूट्रल है। तो अगर मैं गीतांजलि कुलकर्णी से बात कर रहा हूं तो उनको भी दादा बोलूंगा, मीता वशिष्ठ को भी दादा बोलूंगा, और दिव्येंदु को, नवाज को या इरफान को भी दादा बोलूंगा। ये सही है, बिल्कुल कतई। दिव्येंदु के हाँ। बाद स्क्रीन पर जो आपको अगले शख्स नजर आ रहे हैं वो हर्ष छाया हैं। हर्ष छाया के साथ ये मेरी दूसरी मुलाकात है। तीसरी मुलाकात है। तीसरी मुलाकात है। एक मुलाकात वो थी जिसमें हम फैन बॉय थे और हर्ष हर्ष थे और एयरपोर्ट का लाउंज था। कुछ गुटक गटक थी और कुछ बातें थी। दूसरी दफा हम मिले थे जब हर्ष ने एक फिल्म डायरेक्ट की थी, तब विनय पाठक और मनोज पावा के साथ बातचीत हुई थी। तीसरे शख्स जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आपको, वो अनदेखी के, जिस वेब सीरीज के बारे में हम आज तसल्ली से पालथी मार के बात करेंगे, उसके डायरेक्टर साहब हैं। इनका नाम आशीष आर शुक्ल है और ये एड फिल्मों की दुनिया से आए हैं। लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि बातचीत उतनी ही रहे जितनी विकिपीडिया या आईएमडीबी के पन्ने पर लिखी है। उससे ज्यादा हम खंगालने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम ये बातचीत शुरू करें, मैं अपना 3 लाइन का रिव्यू दर्शकों को अनदेखी के बारे में दे देता हूं। रिव्यू की पहली पंक्ति ये है कि इसका प्लॉट बहुत प्रॉमिसिंग है और शुरू के 4 एपिसोड तक आप अपनी जगह से हिलते नहीं। इतनी कसावट है, इतने रेफरेंसेस हैं, इतना नयापन है कि आपको लगता है कि यार भले ही इसका बहुत छत फाड़ प्रचार ना हुआ हो, पर दिस इज वर्थ योर वीकेंड। लेकिन चौथे 5वें एपिसोड के बाद से जो तमाम फॉर्मूले हैं उनको ये सीरीज अपनी छाती से चपेट लेती है और सरपट भागने के फेर में जिन चीजों को ये तसल्ली से बुन रही होती है उनके सिरों को किनारे छोड़ देती है। और तीसरी पंक्ति ये है कि इसमें कुछ मंझे हुए कलाकारों को क्यों उस्ताद कहा जाता है और क्यों उनके लिए खूब सारे ऑथर बैक्ड रोल लिखे जाने चाहिए, उसका हमें नमूना मिलता है दिव्येंदु और हर्ष छाया की परफॉर्मेंस में। हर्ष छाया ने एक शराबी पापा जी का किरदार किया है और दिव्येंदु ने एक पुलिस वाले का किरदार किया है। तो ये मेरा 3 लाइन का रिव्यू है और अनदेखी को ऐसी जगह छोड़ा गया है कि दूसरे सीजन की गुंजाइश हो जाए। ये एक सीरीज है 10 एपिसोड की जो सोनी लिव पर उपलब्ध है। अभिषेक, आप इस प्रोजेक्ट से किस लेवल पर आकर जुड़े? क्योंकि प्रेजेंटर तो इसके सिद्धार्थ सेन गुप्ता हैं और जो बेसिक कहानी है मेरी जानकारी के मुताबिक वो मोहिंदर की लिखी हुई है, जिसको हम लोग 2 पेजर कह देते हैं मुंबई की जबान में। तो आप स्टोरी के डेवलपमेंट के किस मोर्चे से आके जुड़े? आपने मेरा नाम गलत पढ़ दिया, आशीष। आशीष, सॉरी। हाँ जी, नो प्रॉब्लम सर। तो मैं असल में मेरे ज्वाइन करने के 2 साल पहले से इसकी कहानी बुनी जा रही थी और मेरे पहुंचने तक काफ़ी स्क्रिप्टिंग इसकी ख़त्म हो चुकी थी। मैं करीब दुबई में था और उस वक्त मेरी एक दोस्त हैं आस्था अरोरा, जो सिद्धार्थ के ऑफिस में इस पर एज अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर थी, और उनका मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि यार एक कहानी है और मेरे को लगता है यार तू बहुत सही कर सकता है इसको, तेरे जोन की है, आजा एक बार देख ले। तो मैं जब मिलने आया तो इन्होंने मुझे कहा कि यार ये शादी है, शादी में इस तरीके का कुछ गोली चल जाती है वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैंने अपने तरफ से काफ़ी उनको
आइडियाज देने शुरू कर दिए कि इसको फार्गो की तरह कर सकते हैं या मॉनसून वेडिंग के जोन में जा सकते हैं। फिर मैं सिद्धार्थ सेनगुप्ता से मिला, मैं उनसे पहली बार मिल रहा था। मैं जानता था कि वो बालिका वधू जैसे बहुत बड़े शो से जुड़े हुए हैं। मैं उनसे जब मिला और मैंने उनको आइडिया देना शुरू किया, उन्होंने कहा कि भाई तू एक काम कर, पहले तू ये पढ़ ले फिर बात करते। और जब मैंने वो पढ़ा तो उसके बाद ऑलमोस्ट पैरों तले जमीन खिसकने जैसा हो गया कि ये कहानी किसी और ही जोन पे चल रही थी और इसको किसी और ही ट्रीटमेंट की जरूरत थी। तो बट बाय दैट टाइम काफी कुछ काम हो चुका था इसके ऊपर, मतलब ऑलमोस्ट कास्टिंग हो गई थी, सिर्फ देबूदा की और हर्ष की कास्टिंग बची हुई थी। पर उसके पहले ही सारी चीजें हो गई थी। और कहानी भी अनदेखी की उन्होंने पिकअप की थी। यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था बम्बई में, इनफैक्ट मेरे घर से बहुत दूर नहीं है। दो लड़के थे जो अपनी मतलब फ्रेंड के साथ में डिनर कर रहे थे एक रेस्टोरेंट में, अम्बोली करके, यहाँ जोगेश्वरी में ही एक इलाका है। और वहाँ पे कुछ लड़के आए, उन्होंने लड़कियों को छेड़ना शुरू किया और उस छेड़छाड़ के दौरान उन दोनों ने प्रोटेस्ट किया और रेसिस्ट करने की कोशिश की। तो जो लड़के छेड़ रहे थे वो बगल के ही एक झुग्गी में रहते थे, वो अपने और दोस्त लेके आ गए और उन पे चाकू से वार करना शुरू कर दिया। दोनों लड़के वहीं मारे गए ऑन द स्पॉट। और किसी ने, रेस्टोरेंट में जितने भी लोग थे, किसी ने हिम्मत नहीं की कि उसमें एक शब्द भी बोल सके। उस चीज को लेके काफी प्रोटेस्ट चला और बहुत बड़ा आंदोलन हो गया था। वो लोगों को सजा हुई, सारी चीजें हुई। लेकिन कहानी वहीं से आई कि देखिए, नाम भी इसका देखिए इसलिए रखा गया है कि बहुत सारे ऐसे छोटे क्लिपिंग्स होते हैं अखबार में, जैसे कि एक सीन तो चलो हमने अपने शो में दिखाया हुआ भी है कि एक डांसर को गोली मार दी जाती है शादी में, और इस तरह की घटना हुई थी बठिंडा में जहाँ पे डांसर को गोली लग गई थी और हमने फिर पता चला वो प्रेग्नेंट भी थी। तो हमारे लिए वो एक खबर थी। हमने मन में बोला कि यार बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ और हमने पन्ना पलट दिया, हमने उसकी अनदेखी काइंड ऑफ कर दी। लेकिन अनदेखी कहता है कि अगर उसी डांस के दौरान या उसी रेस्टोरेंट में अगर आप होते तो आप क्या करते, ठीक है। तो वो इस तरीके के सवाल करती है आपके मोरालिटी और आपके कॉन्शियंस से रिलेटेड कि इस तरीके के क्या नाम है सिनेरियो में अगर आपको रख दिया जाए तो आप क्या बनना चाहेंगे। इनफैक्ट अगर आपने शो देखा है तो उसमें ऋषि है और ऋषि की एक बॉस है सलोनी, ठीक है। अब ऋषि और सलोनी दोनों ही सही है। ऋषि कॉन्शियस लेवल पे सही है, सलोनी प्रैक्टिकल लेवल पे सही है। एज अ व्यूअर आपको डिसाइड करना है कि आप ऋषि बनना चाहते हैं कि सलोनी बनना चाहते हैं। तो ये एक काइंड ऑफ आइडिया था जहां से अनदेखी पैदा हुआ। और अच्छा, ये इन लोगों की कास्टिंग सबसे आखिरी में हुई और अभी यही दोनों लोग स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्यों कास्ट किया हर्ष छाया को, क्या ब्रीफ था, बाय हर्ष छाया? यार ये तो एक्चुअली मैं इसके बहाने ये भी समझना चाहता हूँ कि क्या प्रोसेस रहता है कास्टिंग का। यू अप्रोच अ कास्टिंग डायरेक्टर या कुछ कैरेक्टर डेवलप करते वक्त ही दिमाग में आ जाते हैं? जैसे अभी मैं कुछ रोज पहले इरफान साहब पे एक बायोग्राफी पढ़ रहा था, तो मीरा नायर का कहना था कि जब मैं नेमसेक में अशोक गांगुली का कैरेक्टर डेवलप कर रही थी तो मेरे दिमाग में था कि ये रोल तो इरफान करेगा, या टिशू बोले कि हासिल में रणविजय का रोल इरफान करेगा, या जूही बोली कि पीकू में राणा का रोल इरफान करेगा। तो कई तो ऐसे होते हैं जो लिखते वक्त, सुधीर भाई ऐसा कई बार करते हैं, सुधीर मिश्रा, तो वैसा हाँ किसी के लिखते वक्त मेरा चेहरा दिमाग में आता है। अब बहुत आएगा सर, अब तो क्या था कास्टिंग का प्रोसेस? हाँ, तो मेरे बोर्ड पे आने से पहले काफी कास्टिंग हो चुकी थी और बहुत सारे नए कलाकार हैं इसके अंदर। 4-5 कलाकार तो ऐसे हैं जिनके लाइफ का पहला शो है, ठीक है। बड़ी तारीफ कर रहे हैं हर एक कलाकार की। बट और ये थी कि सबने एक तरह से सबमिट कर दिया था कि आप जो कराना चाहे करा लीजिए। किसी का न ईगो था न कुछ था। यंग एक्टर्स के साथ काम करने का एक फायदा ये भी हो जाता है। हर्ष के साथ में तो कहानी हो गई थी, मतलब हर्ष तुमको पता नहीं है शायद, जिस दिन मैं पहली बार मिलने आया था सिद्धार्थ सेनगुप्ता से, जिन्हें प्यार से गोल्डी बोलते हैं, तुम कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे उस दिन, ठीक है। और मुझे ऑफर दिया गया था कि उसी वक्त तुमसे मिल लूं। बट हमारे दिमाग में तब था, हमको चाहिए था एक ऋषि कपूर टाइप कैरेक्टर पापा जी के लिए, कि जो थोड़ा सा थुलथुला हो और
हमेशा शराब में रहता हो और लाउड हो काफी, ठीक है, गालियां वालियां मतलब उसकी जबान पे हो। तो हमको उस तरीके का एक एक्टर ढूंढ रहे थे, मोटा सा गोल मटोल, और सौरभ शुक्ला सोचे जा रहे थे, बहुत लोग सोचे जा रहे थे, लेकिन हर्ष का एक पर्सनालिटी इशू था जो मेरे दिमाग में बैठा हुआ था, ठीक है, और उसका वो एरर मेरा है कि मुझको बहुत बार सिद्धार्थ सेनगुप्ता ने बोला कि यार तू हर्ष से मिल ले एक बार, ठीक है, मिलने में क्या जाता है, और मेरा ये था यार कि यार हर्ष की इमेज कहाँ से पापा जी लग रही है, ठीक है। फिर एक दिन ये हुआ कि चलो मिल लिया जाए, कोई मिल भी नहीं रहा था, हम बोले कि चलो हर्ष से मिलते हैं, और मेरी मुलाकात हुई हर्ष से, और हर्ष बैठे थे और मैंने हर्ष को कहा, हर्ष यार देखो काफी टाइम से मुझे तुमसे मिलने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा था कि आपकी एक इमेज है, और हर्ष ने बोल दिया कि हाँ भाई मेरी एक इमेज है कि मैं यूएस रिटर्न एमबीबीएस डॉक्टर लगता हूँ। तो और हम लोग हंसने लगे, हमने बोला कि हाँ भाई अब मतलब बाजार ने मुझे ये विश्वास दिला दिया है कि अब ये सर्जरी कोई ऐसी छुपी हुई हसरत भी है क्या कि अपन यूएस रिटर्न डॉक्टर लगे? नहीं कतई नहीं भाई, हम मैंने वही तो कह रहा हूँ, बाजार ने चिपका दिया है भाई। इनके लिए अभिशाप है वो। तो अब ये है कि फिर मैंने बोला कि प्लस हर्ष हैं गुजराती, हर्ष गुजराती हो राइट? हाँ मैं गुजराती हूँ। हाँ, तो हर्ष हैं गुजराती, और ये सोचना कि क्या नाम है, ये पापा जी पंजाब का इस तरह के का लाउड और ड्रंक हर एक चीज कर लेंगे, ये बहुत ही बोल्ड डिसीजन होता हमारे लिए। और उसी वक्त हर्ष को ये भी बोला जा रहा था कि भाई आपको एक स्क्रीन टेस्ट देना है, एक वीडियो सबमिट करना है। हाँ ये भी बताया जरूर। और हाँ ये भी बताना चाहूंगा मैं। 3 डिकेड के एक्टिंग करियर के बाद हियर कम्स द न्यू चैलेंज। इंटरेस्टिंग। और ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक हो जाता है ये चीज मांगना, कि मैं हर्ष को बोलूं कि हर्ष एक स्क्रीन टेस्ट चाहिए, कि आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। यार ये भी मैं बता दूं कि मेरी ख्वाहिश नहीं थी, ठीक है, ये मेकर्स की ख्वाहिश थी। तो कन्फेशन चल रहा है। हाँ, हर्ष इस पे भी काफी खफा थे। तो हमने बोला कि ठीक है, उसके बाद सब भूल गए, बात हो गई, अच्छी अच्छी बातें हो गई, सब भूल गए। फिर एक दिन नरेशन चल रहा था, मैं, सिद्धार्थ सेनगुप्ता और काफी बड़े सारे एक्टर बैठे हुए थे, और नरेशन के दौरान सिद्धार्थ सेनगुप्ता का फोन बजा और सिद्धार्थ ने कुछ तो चेक किया और जोर जोर से हंसने लगे। हमने बोला भाई अचानक से इनको क्या हो गया। तो हर्ष ने 15 मिनट का क्लिप भेजा था, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के एकदम से पापा जी के लुक में, और उन्होंने 15 मिनट उनका स्क्रीन टेस्ट मांगने वालों को गालियां दी थी पंजाबी में, ठीक है, शराब के नशे में, ठीक है। और 15 मिनट का वो क्लिप था, और हम लोग देख देख के इतना हंसे वो। और उस दिन ये हुआ कि भाई ये है पापा जी मिल गया, ठीक है। तो उस दिन हर्ष डन हो गए थे, और मैं हर्ष को आज तक माफी मांग रहा हूँ कि भाई मेरे वजह से ये डिले हुआ है, और आइंदा मतलब किसी और कलाकार को मैं इतना स्टीरियोटाइप ना करूं, होपफुली। देवेंद्र दादा की कास्टिंग की क्या कहानी है? यार तुम बहुत ज्यादा सच बुलवा दोगे अब। इतने ज्यादा नील टेनोपाल वाले इंटरव्यू आप दे चुके हैं, एक इंटरव्यू में तो तसल्ली से बात हो। हाँ, तो दिव्येंदु काफी दिन तक इसलिए अटकी हुई थी देवेंदु की कास्टिंग, की दिव्येंदु काला है, ठीक है। और ये होता है कि ज्यादा करके हम प्रायोरिटी होती है कि यार सफेदी हो स्क्रीन पे, तो काफी दिन तक ये चलती रही। और उस दौरान ये हुआ कि किसी और को हमने कॉप के लिए कास्ट किया था, लेकिन काफी दिन उनके साथ काम हुआ, लेकिन हमने काफी मॉक शूट किया है इसके शूटिंग के पहले, क्योंकि हम लोग ठंड में शूट करना चाहते थे, और ठंड बर्फ गिर रही थी, जनवरी का महीना था, तो हर बार शूटिंग पुश हो जाती थी कि नहीं अभी भी बर्फ गिर गई, फिर बर्फ। आशीष, आपको मेरे व्यूअर्स को ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मॉक शूट क्या होता है। अरे सॉरी, तो मॉक शूट ये होता है कि आप एक्टर्स को उनका कैरेक्टर का सुर पकड़ाने के लिए उनसे वो चीजें कराते हैं। और मैं मॉक शूट के बारे में आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि हमने हर कैरेक्टर के साथ वो चीज बड़े डिटेल में की है, जैसे रिंकू कैसे बना या पापा जी कैसे बने वगैरह वगैरह। तो हम ये जो पहले किसी के साथ कर रहे थे, तो उनके साथ मॉक शूट के दौरान ही ये हो गया कि यार, और वो भी एनएसडी के बहुत पितामह टाइप एक्टर थे, बट ये हुआ कि वो बहुत सारे एक्टरों के साथ में प्रॉब्लम हो जाती है कि वो अपने दिमाग में सीन बना लेते हैं प्ले की तरह,
और उसमें फिर कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते कि कुछ आप इम्प्रोवाइज कर सके या फिर कुछ डायरेक्शन दे सके उनको, क्योंकि वो रेडी हैं, अब वो वही करेंगे। अगर सामने वाले कैरेक्टर ने या आर्टिस्ट ने कुछ इम्प्रोवाइज कर दिया तो वो अटक जाएंगे। तो उनके साथ वो वाली तकलीफ ज्यादा हो रही थी, और वहां पे फिर डिसीजन लिया गया कि भाई ये इतना बड़ा कैरेक्टर नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि अगर आप देवू का कैरेक्टर देखें तो शो के एक बहुत बड़े स्तंभ है वो। तो उसी वक्त डिसीजन लिया गया कि भाई अब जो भी है रंग रोगन का फर्क, लेकिन देवू दादा को लाया जाए और शो को बचाया जाए, और देवू दादा ने बचाया है शो को उस चीज में। तो थैंक यू देवू दादा एंड सॉरी। और देवू दादा के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, इनके साथ मैंने शुरुआत की है देवदी जी। तो उसके 13 साल बाद ये चल ही रहा था, काम करते हैं इनके साथ, इनकी पत्नी के साथ मैंने काम कर लिया उसके बीच में, पर इनके साथ नहीं हो पाया। अब कहीं जाके इनका नंबर आया हुआ है और हमने कुछ चौके छक्के लगाए इनके साथ। हर्ष छाया, तो क्या करें इस पूरे स्टीरियोटाइप का, जिसके चक्कर में आप कई वर्षों तक आपने एक्ट नहीं किया, कि एक फर्मा बना दिया गया है तयशुदा। आशीष की गलती नहीं है, एक बड़ा चलन भी हो गया। आशीष की बात नहीं है, ये अमूमन यही चल रहा है। लेकिन मेरे ख्याल वो अब जितने 101 साल से इंडस्ट्री चल रही है, एक स्लॉटिंग का बिजनेस तो तब से चल ही रहा है कि ये आदमी हीरो रहेगा, ये विलन रहेगा, कुछ लोग हैं जो कैरेक्टर एक्टर्स रहेंगे, फिर उसी पैटर्न को जो है दोहराए चले जाते हैं, और उसी आदत में पड़ गए हैं सभी लोग। तो आपको फंसा देते हैं एक इमेज के अंदर। और आप आए हैं, मतलब मैं पर्सनली तो ये सोच के आया था कि भाई जाएंगे, एक्टिंग करेंगे, तरह तरह के किरदार मिलेंगे, वही मजा है एक्टिंग करने का। और बाजार में आया तो पता चले बाजार तो अलग ही सोच रहा होता है कुछ। उसने एक बार देख लिया कि अच्छा ये गोरा चिकना को डॉक्टर जैसा दिखता है, एनआरआई ठीक रहेगा, अब लगा दिया एनआरआई के खांचे में, अब आप लगे रहिए उसमें से निकलने की कोशिश करते रहिए। या फिर अपने शिकंजे में फंसाने वाला एक शातिर बॉस विलेन, हाँ उस तरह की चीजें। तो वो फिर धीरे धीरे ये बात वहां तक पहुंची कि फिर हमने छोड़ दिया काम करना, इन द सेंस कि हमने आखिरी हिंदी फिल्म की है जॉली एलएलबी अरशद वारसी वाली, उसके बाद हमने कोई फिल्म नहीं की। और टेलीविजन तो करीब 8-9 साल से मैं छोड़ ही चुका हूँ। मतलब आखिरी काम टेलीविजन का मैंने 4 साल पहले किया था, वो भी 3-4 महीने का छोटा असाइनमेंट। तो उसमें ये होता है कि सरप्राइजिंग हर्ष, क्योंकि आपका तो जो प्राइमरली करियर है, मतलब जो अहम पहचान है, वो टीवी सीरियल से ही थी, फिर ये क्या वजह रही छोड़ने की? वो यही कि पहले जब मैं आया तो उसके 10 साल तक अलग किस्म का काम हो रहा था जिसमें मुझे बहुत मजा आ रहा था, और तब ये भी था कि ये जो स्पेस है मेरे लिए ठीक है। और उस वक्त ऐसा मेरे दिमाग में कभी मेरे इंटरव्यूज भी हैं तब कि भाई हमको ऐसे फिल्म में जाने की कोई होड़ नहीं लगी है ना, कोई हमको जरूरत नजर आती है, क्योंकि जो जिस किस्म का काम मैं करना चाहता हूँ टीवी में हो रहा, मैं खुश हूँ। तो 10-1 साल तो बढ़िया चला। उसके बाद फिर ये डेली सोप का जो समा आया जिसमें कि फिर वो कहानियां ही कुछ अलग होने लगी कि बस एक औरत होगी या एक कपल होगा यंग, उसके आसपास बाकी सब घर के लोग होंगे, और फिर वो किचन पॉलिटिक्स जो मामा ने क्या कहा और चाची ने क्या कहा, वो हमसे हो नहीं पाया। 3-4 साल हमने किया, लेकिन फिर एक दिन कुछ पता नहीं ऐसा कुछ हुआ, मुझे वो शाम भी याद है, मैंने कहा कि यार मैं दिन में एक बार खाऊंगा लेकिन अब मुझे नहीं काम करना ये सब। वो ये था कि आप जो काम चाह रहे हैं बाजार दे नहीं रहा, और बाजार जो काम दे रहा आप करना नहीं चाह रहे हैं। तो फिर हमने थोड़ा सा और तफसील से बताइए कि ये जो डेली सीरियल में लोग काम करते हैं, ये क्या रोज सुबह सुबह टिफिन बांध के जाते हैं शिफ्ट में, मतलब क्या होता है? रोज जाना पड़ता है। जैसे आपको महीने के 25 दिन काम पे जाना ही है, महीने के 20-25 दिन आप काम, जो मेन किरदार कर रहे होते हैं वो तो कभी कभी जो है वहीं उसी रात वैन में सो जाते हैं, दूसरे दिन सुबह शूटिंग करते हैं। पहले तो इतना ये हाल था जब कुछ नियम ठीक ठाक नहीं थे, तो वो रोज जाते हैं सुबह। और मैं रोज निकलता था घर से काम पे जाने के लिए, और मतलब मुंह चढ़ा के यार अब शूटिंग पे जाना पड़ेगा, रोल ले लिया है करना पड़ेगा, और घर लौट रहे हैं तब सोच रहे हैं 10 घंटे करके क्या लौटे और क्या कर रहे हैं। तो बड़ी परेशानी होती थी, तो छोड़ दिया। और फिर पता चला कि ये जो स्पेस है उसमें हमारी अपनी एक आजादी है, अपनी एक सोच है, अपनी एक जगह है। अब काम करना है करेंगे, नहीं करना नहीं करेंगे। एक अलग ही किस्म की आजादी महसूस होने लगी। तो पिछले 10 साल से मेरा कॉन्फिडेंस जो है ना बोल बोल के बढ़ा चला जा रहा है। ये भी अजीब फिनोमेनन हो गया कि भाई नहीं करना। और हर्ष, जो आपने स्वाभिमान सीरियल किया था वो भी तो एक डेली सीरियल था। जी हाँ, लेकिन उन दोनों में फर्क उसमें ये था, एक तो ये था कि उस जमाने में हम लोग, आज कोई मानता नहीं, डेली सोप हम लोग शूट करते थे 9 से 6,
3 कैमरा सेटअप होता था, दिन के 7 सीन का स्टैंडर्ड एक उसका मामला हुआ करता था, और 6 साढ़े 6 बजे शूटिंग खत्म हो जाती थी। और ये डेली सोप हमने इस तरह 2-3 साल किया, 3-4 साल किया। मतलब 5:30 बजे शाम को कोई नया सीन आता था तो हम लोग का नखरा, अरे यार अब एक सीन लाए हो, 7 बजे पैकअप होगा यार, ये कोई बात है? नहीं 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 नहीं, ये अभी कल कर लेंगे, ये गलत बात है यार, मतलब 6 बजने वाला है यार और तुम नया सीन लेकर के आए हो। ये और दूसरा, उस कहानी में 15 किरदार थे, तो 15 कहानियां थी, हर एक की अपनी अपनी कहानी थी। मैंने उनमें से हर एक्टर की अपनी एक अलग पहचान बनी है। वाजपेयी है, आशुतोष राणा है, रोहित रॉय हैं, अपने किटू गिरवानी तो पहले ही से ये लोग नाम थे, दीपक पराशर भी पहले से नाम थे, लेकिन एक नई पहचान हर एक की बनी है। विनीत कुमार अपने दोस्त हैं, वो थे। वो अब यहाँ कहाँ होता है, एक लड़का और एक लड़की होते हैं और फिर वो कुछ शादी कर लेते हैं, फिर उसकी सास होती है, वो रोती रहती है, फिर उसके माने वो पीछे माँ बाप जो है खड़े रहते हैं, फिर वो मर जाती है, फिर उसका पुनर्जन्म होता है, फिर उसकी चोटी से नागिन निकलती है, फिर वो नागिन जाके कहानी को डस लेती है और कहानी के मुंह से झाग निकलने लगता है। वो सीढ़ी उतर रही होती है तो पूरा जो 1 मिनट का, आधे मिनट का सीन है, वो आधे एपिसोड सीढ़ी उतरती रहती है, तो वो जमा नहीं सब। और मेरे पास तो किसी रोज जादुई शक्ति आई तो मैं वो वाली ट्रिक गायब कर दूंगा जिससे ये गर्दन को 3 बार झटका देते हैं। सच्ची मुच्ची में करो कम वक्तों, देखते हैं कितने एपिसोड में झटका दोगे। मतलब उस किस्म की एडिटिंग और पूरा प्रेजेंटेशन बड़ा कुछ अजीब है, लेकिन अब वो कहते हैं कि भाई लोग देख रहे हैं, तो जो देख रहे हैं अच्छी बात है, हमको वो करना जमा नहीं। कई दफा तो हमको ऐसा लगता है कि किसी लिपस्टिक और हेयर क्रीम कंपनी के आदमी ने कुछ प्लांट छोड़ रखे हैं मुंबई में, जो सारे किरदारों को हर वक्त सो के उठो, चौके में काम कर रहे हो, बाथरूम में जा रहे हो, हर वक्त इतने मेकअप में लिपटा दिखाएं कि उनको देख देख के जो लाखों करोड़ों लोग अपने घरों में देख रहे हैं वो उस कॉम्प्लेक्स में आ जाएं कि ये देखो, ये तो इतने खूबसूरत दिख रही है, सो के उठे हैं और इनका चेहरा एकदम बिल्कुल भौंका के जल रहा है और हम सब देखते हैं। लेकिन जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट रहता है, उन लोगों का ये कहना है कि भाई फीडबैक कहता है कि सब अच्छा दिखना चाहिए, स्क्रीन पे कुछ खराब नहीं दिखना चाहिए, तो गरीब भी जो है बड़ा वाला गरीब दिखे और अमीर है वो तो मतलब बहुत ही अमीर दिखे, वगैरह वगैरह। तो अनदेखी में भी कुछ ऐसे सीन हैं जिन पे मैं आऊंगा जो अच्छा दिखाने के लिए रखे गए हैं। रिंकू पाजी जब फॉरेस्ट ऑफिसर की लड़की को फाइनली अप्रोच करते हैं तो ऐसा लगता है कि बड़ी तसल्ली से एक बड़े अच्छे से प्रोडक्ट का इश्तेहार शूट हो रहा है। खैर देवेंद्र दादा, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, लव्ड योर परफॉर्मेंस, थैंक यू सो मच। एंड छोटे मुंह बड़ी बात, पर ये आपका अब तक का सबसे घिसे पिटे शब्दों में कहूंगा मीठी रोल है। और आई कैन नॉट इमेजिन एनीबडी एल्स इन डीसीपी घोष। मतलब वेरी लेड बैक, वेरी लिथार्जिक, मतलब एज अ व्यूअर ना आपकी ममता नहीं जुड़ती उसके, आपके तार नहीं जुड़ते उससे, आपको कोई एम्पैथी नहीं। हाँ ठीक है, मतलब जो बोलते हैं ना ठुल्ला आ गया टाइप की, वो वाली लैंग्वेज में आ गया है, क्या ही करेगा। एंड जब वो जो सूर्या शर्मा का किरदार है रिंकू बाजू, जब उसके वो बरक्स खड़ा होता है, आप हाइट का फर्क देखिए, मतलब वो रिंकू बाजू देख के लगता है कि ये निकाल के गोली मार देगा, ये भिड़ जाएगा, उसकी मूछें हैं, उसकी बिल्ड है, और उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ है एकदम बिल्कुल, लेकिन वो पी कैप के नीचे जो आदमी है वो अपनी कैलकुलेशंस में लगा हुआ है, वो अड़ा हुआ है। और वो जब आखिरी में कहता है ना 8वें एपिसोड में कि एक बात आपको मानना पड़ेगा कि आपको होम टर्फ का एडवांटेज था, वो सारी बेचारगी, और फिर वहां से जो उसका कैरेक्टर टर्न लेता है। सो रियली गुड परफॉर्मेंस, आई मीन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पर जैसे हर्ष को कोफ्त हुई, ऐसी आपको कोफ्त हुई इतने लंबे करियर में कि यार मेरी त्वचा के रंग को देखकर, मेरी कदकाठी को देखकर वही रोल क्यों आ रहे हैं, या बहुत सारे रोल क्यों नहीं आ रहे हैं? ये जो कास्टिंग का मसला है। अभी बात सच्चाई की हो रही है। हाँ, खुला खेल फर्रुखाबादी। तो खुला खेल काठमांडू टाइप की बात हो गई। मतलब आशीष ने तो कह ही दिया कि ऑफ कोर्स काला था, तो ये आ रहा था। तो एक्चुअली ना सौरभ, देखा जाए कि जाने अनजाने में ना हम लोग शिकार है इन चीजों का। जैसे कि एक
सुंदर होने का गोरेपन का शिकार है हर्ष भाई, जो उनको बार बार लगातार उनको विदेश भेज दिया जाता है और वहां से बोल के वापस आ। तो और यहाँ देखिए, यहाँ मैंने कुछ दिन पहले एक टेलीविजन सीरीज में श्री कृष्णा करके एक शो देख रहा था, जहाँ गोरा कृष्ण दिखाया गया था। तो मैं बहुत परेशान हो गया था, मतलब जिनका नाम ही कृष्ण है, काना है, काला है, वो गोरा ढूंढने की क्या जरूरत थी। तो कम से कम माइथोलॉजी में ये तो रेसिज्म मत लाओ। तो हमारी हम अब देखा जाए कि हम पता नहीं रेसिज्म कितना बहुत कठिन शब्द ना हो, लेकिन है एक चीज, मतलब कि जो स्टीरियोटाइप है, जैसे कि हर्ष भाई कह रहे थे कि सीन में कोई भी बुरा नहीं दिखना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं दिखना चाहिए। correct. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही होता है कि कोई काला नहीं चाहिए उसमें, मतलब कोई। और उससे बड़ी बात है कि एक भी साइकोलॉजी देख लीजिए कि अगर बंदा प्रोटैगनिस्ट हो सिनेमा का, फिल्म का, ये प्रोटैगनिस्ट भी काला नहीं हो सकता, बिकॉज काला ब्लैक एंड व्हाइट का आपने रेफरेंस ही ऐसे कर दिया है कि जो व्हाइट जो है वो प्रोटैगनिस्ट है, ब्लैक जो है ब्लैक है। लेकिन ये ब्लैक आदमी कैसे प्रोटैगनिस्ट हो सकता है? तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यूज आ जाता है अगर इन चीजों के लिए हम डिस्कशन करें। लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पर अगर आप मुझसे पूछे कि मुझे इन चीजों को लेकर ना, मैं बहुत ज्यादा विचलित नहीं होता हूँ, कभी भी नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा यही लगता है कि जो जितनी मेरे थाली में जो परोसा जाएगा वो मेरे लिए लिखा हुआ है, वो मैं ही खाऊंगा। तो और वो उसमें किसी और का हाथ नहीं रहेगा। तो जो रोल मेरे लिए नहीं होता वो मैं उसको छोड़ देता हूँ, तो वो मेरे लिए था ही नहीं कभी। क्योंकि ये जो है एक चीज, ये तो मैं बदल नहीं सकता हूँ कि मैं क्या दावे के साथ बोल सकता हूँ कि काबिलियत पे आओ तो काबिलियत देखो। तो अगर तो ये हमेशा यही रहा है कि मतलब कि जिन्होंने और ये भी नहीं कह सकते कि मेरे साथ लोगों ने गलत किया, बिकॉज जिन्होंने मुझे कास्ट किया, जिनके चलते मैंने बड़े बड़े अच्छे अच्छे रोल्स किया, तो उन्होंने भी तो मतलब ऐसा क्यों कास्ट किया, तो वो रंग देख के थोड़ी ना कास्ट किया। तो नो कि सारी चीजें हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में और हर किसी का थॉट ऐसे कैसे। और ये जो थॉट है ना, ये जो बेसिक चीजें हैं, ये अगर आज हम ये खत्म करना चाहते हैं, काला गोरा ये सब जो सारी चीजें, जो बॉडी डिफॉर्मिटी, ये तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल में जाके आपके जो बुनियादी शिक्षा एजुकेशन सिस्टम है उसमें डालना चाहिए। क्योंकि ये मॉरल्स, ये एथिक्स और एटिकेट्स, अदरवाइज ये सिचुएशन ये तो चलता ही जाएगा, ये चलता ही जाएगा। ये इसका तो ग्लोबली भी तो देखिए, आज की तारीख में ग्लोबली ब्लैक और व्हाइट का वो भी रेसिज्म का इतना बड़ा इशू चल रहा है। तो ये छोटे लेवल और छोटी छोटी चीजें बड़ी भी हो जाती है। तो लेकिन मैंने जिंदगी में, जाती जिंदगी में कभी इन सब चीजों पे ध्यान दिया ही नहीं, क्योंकि जो चीज मेरे हाथ में नहीं, उन चीजों में ध्यान देके फायदा क्या है। तो बल्कि जो चीज हाथ में है उस चीज को करना चाहिए। तो ये काम मुझे देर से मिला, देर सवेर मिला ये रोल। ये काफी दिनों तक मैं ऑडिशन लुक टेस्ट देने के बाद मैं रुका फिर पता चला कि किसी मैंने पूछा कि भाई उसका क्या हुआ, जो तूने बोला था कि सर बहुत अच्छा लगा लोगों को। बोले कि सर वो ना किसी और एक्टर के पास चला गया। मैंने बोला ले फिर से तो मैं फिर देखा, फिर दोबारा एक दिन मेरे पास फोन आता है। फोन आने के बाद बोलता है कि सर वो आप भी कर रहे हो। फिर मैं वापस वापस आने के बाद जब मुलाकात हुई सिद्धार्थ से, फिर आशीष से मिला, तो अब मुलाकात होते समय टाइम तभी पता चला कि ये किस्सा हो चुका है। और उस टाइम जाके, और ऐसे हालात में, ऐसे सिचुएशन में जाके फिर आपकी ना रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और इतना कुछ होने के बाद मेरी कास्ट अब तो ले, अब तो और भी प्रेशर है। तो ये भी चलता रहता है, क्योंकि हमने जिंदगी में ऐसे करके बड़े हुए हैं ना। मतलब हमको हमेशा 90 मिनट का मैच खेलने को दिया नहीं गया। 5 मिनट के लिए मैदान में जाके बोले कि गोल करके साबित करके वापस आ, तो हमको जाके गोल करके साबित करके आना होता था। कि बोले कि तो ऐसे करते 90 मिनट का मैच मिला। तो अभी वही तो सारी चीजें हैं। अच्छा, मेरा अगला सवाल, आजकल कीवर्ड्स का जमाना है, तो मैंने आप लोगों के जवाब से कुछ कीवर्ड्स पकड़े हैं, तो उस तरह से आगे बढ़ेंगे। एक शब्द आया था, आशीष जब बात कर रहे थे, इम्प्रोवाइजेशन, और बड़ा कमाल की चीज होती है, बशर्ते जितने भी लोग फ्रेम के अंदर हैं
उनकी एक दूसरे के साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि सिनर्जी मैच कर रही हो, सिमेट्री हो, वो एक दूसरे को समझते हो, हाँ, तो वो अद्भुत हो जाता है। डीसीपी घोष का रोल करते हुए दिव्येंदु भट्टाचार्य ने सिद्धार्थ की तरफ से, या वरुण ने डायलॉग लिखे उनकी तरफ से, या आशीष डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से, ब्रीफ क्या था डीसीपी घोष को लेके, और कहाँ कहाँ पे आपने इम्प्रोवाइजेशन किया, उस कैरेक्टर को कैसे अडॉप्ट, उसका सुर कैसे पकड़ा, उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं। अव्वल तो मैं डीसीपी नहीं, डीएसपी, सो इंस्पेक्टर डीसीपी ये सब नहीं, डीसीपी नहीं, इंस्पेक्टर भी नहीं। अरे डीसीपी बड़ा होता है डीएसपी से। नहीं, लेकिन उनके लिए डीएसपी बड़ा है, उनके लिए डीएसपी बड़ा है। डीएसपी में मैं डीएसपी में खुश हूँ। अच्छा, मैं जोक्स अपार्ट, मतलब इट वाज सो एनोइंग टू सी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है, उसमें वो इंस्पेक्टर बोले तो उधर भी वो गुस्से से कह रहा है he gives up after a point। ये बताइए। तो दरअसल जब मैं एक्टिंग करता हूं तब डायलॉग राइटर्स जो डायलॉग लिखते हैं वो डायलॉग जब तक मेरे खुद के नहीं होते तब तक मैं बोल नहीं पाता हूँ। तो वो सबसे पहले तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डायलॉग का मैं उधर ही कर लेता हूँ कि इसको कैसे अपनी बोली बनाया जाए। तो इसीलिए कभी कभी ये होता है कि कभी कोई डायलॉग के फॉर्मेशन में भी आपको एक लाइन नीचे है तो मैं वैसे ही उसको मान लीजिए कि शुरू उससे मैं शुरू कर रहा हूँ, तो ऐसे करके मैं फेर बदल करके ये सब करके मैं अच्छी तरीके से उस डायलॉग को अपना खुद का बनाता हूँ, तभी मैं जाके वो डायलॉग बोल पाता हूँ। अदरवाइज डायलॉग की तरह नहीं बोल पाता हूँ। इसीलिए कभी अगर कोई बोलते कि अरे पंच लाइन को वैसे करके सुना, फिर मैं नहीं कर पाता क्योंकि मैंने कभी उस पंच लाइन को पंच लाइन की तरह याद नहीं किया होता है। मैं क्या कह रहा हूँ अगर समझ, ठीक है। और उसके चलते मैं हमेशा एज एन एक्टर जो मेरा क्राफ्ट है, जो मैं सोचता हूँ, उसके साथ साथ मैं क्रिएटर के पेज में भी रहना चाहता हूँ और डायरेक्टर के पेज में भी रहना चाहता हूँ, क्योंकि उनका व्यू पॉइंट क्या है, उनका व्यू क्या है। तो मैं हमेशा हर एक शॉट से पहले मैं आशीष के पास जाके बोलता कि तू बता के एग्जैक्टली तू कैसे सोच रहा है। तो वो बहुत मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि उधर से वो एग्जैक्टली क्या सोच रहा है। उसके बाद जब वो कैरेक्टर के आप अंदर चले जाते हो और अगर आप कैरेक्टर आपके साथ हो गया, और क्योंकि और मैं बहुत ज्यादा को एक्टर के डायलॉग भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ता हूँ कि और उसके बहुत ज्यादा मेरा एक्चुअली बहुत ज्यादा ध्यान रहता है को एक्टर्स क्या कर रहा है मेरे साथ, वो क्या जवाब दे रहा है, उसके जवाब में मैं क्या जवाब दे रहा हूँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे करते हुए कुछ जगह में ना सिचुएशन में जब आप घुस जाते हैं तब आपको और बाकी चीजें याद ही नहीं रहता है कि वो आप सिचुएशन में उस आदमी के साथ वैसे नॉर्मली उस जगह में बिहेव कर रहे हैं। तो उस टाइम मान लीजिए आपको बहुत कुछ करने का मन करता है कि जैसे कि आप मान लीजिए कि जंगल की तरफ मैं जा रहा हूँ, तो एक जंगल दिख गया, तो उसने बोला कि उधर क्या जा रहे हो, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी, उधर नहीं जा सकते। बोले मैं जाएगा, बोले कि नहीं उधर नहीं जा सकते, उधर जाने के लिए वारंट चाहिए। बोले नहीं, मैंने पेशाब लगा, मैं पेशाब करने जा रहा हूँ, बोल के वो चलना शुरू कर दिया। तो उसने बोला कि उसने भी इम्प्रोवाइज करके बोला कि अरे होटल है, बाथरूम है, बाथरूम में जाके पेशाब कीजिए। बोले नहीं, खुले में करेगा। खुले में करेगा। आपका बाइबल स्ट्रांग है, आपका स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रांग है। जब आपका स्क्रिप्ट स्ट्रांग होता है उस टाइम वैसे भी आपको इम्प्रोवाइज करने की बहुत जरूरत होती नहीं है। तो ये सब चीजें जो है ना, ये ब्रीदिंग स्पेस है एक्चुअली। व्हेन कैरेक्टर स्टार्ट्स ब्रीदिंग, तो वो ब्रीथ करते समय वो अपने हिसाब से कुछ चीजें उसको उसके कैरेक्टर के हिसाब से वो कर लेता है। बट सो दैट मच इज ऑल्सो सो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज वो ब्रीदिंग स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्टर के लिए। और उस हिसाब से मतलब हम पूरे यूनिट में हम सारे एक्टर्स बहुत खुले थे, तो कोई कुछ भी कर रहा था, तो अपने कैरेक्टर में किरदार में बड़ा मजा आ रहा था। हर्ष, यही सवाल मेरा आपसे है कि जो पापा जी का किरदार है, एक तो आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मैंने आपको फोन पे भी बताया था कि पहले 2-3 सीन में तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि हर्ष छाया है, क्योंकि जिस आदमी ने मुझे मतलब ये बेसिकली ये सीरीज मुझ तक माउथ पब्लिसिटी के जरिए पहुंची। अनुराग कश्यप कोई इंस्टा लाइव कर रहे थे, उसमें किसी ने उनसे पूछा कि आप आजकल क्या देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा अनदेखी। फिर मेरे एक दोस्त ने वो इंस्टा लाइव देखा था, तो उसने कहा कि अरे अनुराग ने बोला था, फिर मैंने देखनी शुरू की तो मुझे मजा आया, तो मैंने फिर पिछले वीकेंड पे देखी, तो ऐसे वो रेकमेंड होके आई। क्योंकि सीरीज तो
आजकल बहुत सारी आ रही हैं, जाहिर है। और बहुत डिसअपॉइंट भी होना पड़ता है। जैसे इससे पिछले वीकेंड पे मैंने अमेजॉन प्राइम की ब्रीथ देखी, मतलब हचोड़ दिया धर के। हचोड़ना हमारे यहाँ कहते हैं घिसटा के ले जाने को बुंदेलखंड। हाँ तो एनीवेज, जब 2-3 सीन देख लिए, फिर एकदम से एक आपको क्लोजअप शॉट होता है, तो मैं पूछ रहा हूँ यार ये कौन है, और वो मेरा दोस्त कहता है अरे हर्ष छाया, तो फिर मैं ऐसे उछल से जाता हूँ, है तो मतलब मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा था कि ये आदमी हल्का सा सुरमा लगाए है, थोड़ी खिचड़ी दाढ़ी है, और अंधाधुंध गालियां बक रहा है, झूम रहा है, और पहले फ्रेम से ही आपको उसकी कमीनियत से कोफ्त हो रही है किरदार की। इनफैक्ट हम लोग कल ही, मैं और मेरी पत्नी ये डिस्कस कर रहे थे, हम लोग ऐसे बैठे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के कुछ हिस्से रिवाइज कर रहे थे। मैंने कहा यार कल्कि ने बड़े अच्छे से किया, मतलब यू गेट इरिटेटेड विद हर कैरेक्टर, एंड दैट्स मतलब वही सक्सेस है कि वो जैसे ड्रॉ किया गया है वो आपकी घुसने लगता है नसों में। जी। तो मेरा सेम सवाल है आपसे हर्ष की, जब कास्टिंग के लोगों के और डायरेक्टर के इतने सारे रिजर्वेशन थे, उन सब के बाद एक तो तरीका वो था कि आपने 15 मिनट का क्लिप बनाया, पर ओवरऑल अप्रोच पॉइंट क्या था उस चीज को पकड़ने का? क्योंकि यू गॉट फ्यू वेरी गुड डायलॉग्स। वो आदमी जब जब औरतों के बारे में बात करता है ना, तो वो बहुत सही और बहुत घृणित बातें करता है। सही इन द सेंस कि लोग ऐसे ही बातें करते हैं, दे एक्चुअली थिंक लाइक दैट, सो मेनी पीपल। और आप रैशनल के हिसाब से देखो, जेंडर इक्वलिटी के हिसाब से देखो, तो वो बहुत ही घृणास्पद बातें हैं। हाँ, बहुत ही क्रूड, बहुत ही हाँ, क्रास एकदम। यस, बिल्कुल। लेकिन अब वो किरदार ही ऐसा था। हाँ, तो हम लोग जब मिले तो एज जो रहता है कि भाई जिसने लिखा है उसका एक अपना अंदाजा है, जिन्होंने सीरीज जिन्होंने क्रिएट की है, फिर आशीष से मिले, वो डायरेक्टर हैं, वो लोग आपस में कुछ तय करते हैं, कंपनी होती है, वो लोग सब बैठ के तय करते हैं कि ये कहाँ पिच करना है, कहाँ नहीं करना है। उसके बाद एक्टर आता है, तो एक्टर को सबसे पहले जो टीम एफर्ट जैसा रहता है कि आप गए हैं, वो आपको रोल बताते हैं और आपको एक फ्रेमवर्क बताते हैं कि देखिए इस किस्म का हम लोग काम देख रहे हैं। तो उसमें रेफरेंसेस थे कि भाई एक तो जो विलन रहता है कि भाई वो बहुत बड़ा और बहुत भयंकर आदमी है, तो वो उसको कसा हुआ स्टाइल रहेगा, उसकी भाषा कसी रहेगी, उसका चलना डोलना जो है वो कसा हुआ रहेगा, उसका उठना बैठना लगे कि ये बहुत बड़ा, बहुत डरावना है, जिसमें रेफरेंसेस गॉडफादर के भी थे और कुछ हिंदी सिनेमा के भी थे। तो एक वो रेफरेंस था। और क्योंकि आप पर्सनली आप जिस किस्म से काम करना पसंद करते हैं, एक्टर होने के नाते ये भी है कि भाई आप अपनी झोली में क्या लेकर के घूम रहे हैं, वो क्या है जो आपके पास है, और मैं अमूमन वो शेयर करता हूँ। मतलब मुझे इस बात से भय नहीं है कि इन्होंने कह दिया तो क्या मैं अपना कुछ बोलूं कि नहीं। एक तो हमने ये था कि भाई देखिए एक तरीका ये भी हो सकता है, क्योंकि जो मुझे ब्रीफ दिया गया था उसमें मुझे अचानक से जो है दिल्ली का विजुअल पूरा का पूरा, जैसे 25 साल में दिल्ली में रहा हूँ, वो पूरे 25 साल मेरी आंखों के सामने से 2 सेकंड में निकल गए। तो मुझे ब्रीफ सुनते ही जो है दिल्ली दिख गया। खास करके ये किरदार के बारे में जब मैंने सुना कि वो पंजाबी बोलता है और वो बहुत गुस्सैल है, बदमिजाज है, गाली बोलता है, तो हमको लगा कि यार ऐसे तो हमने बहुत देखा हुआ है दिल्ली में, इस किस्म के तो सड़क सड़क पे झगड़े हो जाते हैं, जब लड़ाई झगड़े होते तो ये देखा हुआ है। तो फिर मिल बांट के जो है तय हुआ कि तो वो जो मॉक शूट्स होते हैं उसमें फिर हमने अपना ये करके दिखाया। पहले जो हमने स्क्रीन टेस्ट दिया था, जिसमें हमने स्क्रीन टेस्ट लेने वालों को लताड़ा है रैंडम वो भी दिल्ली से उठाया था। तो थोड़ी झलकियां जो है उस स्क्रीन टेस्ट में ही मैंने दे दी थी कि देखिए ये होंगे पापा जी, मैं जो है उसको इस तरह से देख रहा हूँ। और जो रहता है कि भाई कौन किसको कन्विंस कर पाता है, तो जो जितने 2-3 रेफरेंसेस इकट्ठे हुए उसमें फिर सबने तय किया कि भाई ये रेफरेंस जो है तो मजा आ रहा है। और क्योंकि जिन्होंने सीन बनाया, जो सिद्धार्थ सेन गुप्ता है जिन्होंने शो बनाया है, वो भी दिल्ली से, तो वो भी समझ रहे थे मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, बडोला ने जिस तरह के डायलॉग लिखे हैं उसमें पूरा सुर वो है जिससे मैं वाकिफ हूँ, उस भाषा से और उस सुर से। तो मुझे सिवाय इसके और कुछ नजर ही नहीं आ रहा कि भाई मुझे तो ये यही दिखता है, आप अब मुझे किसी और में डालोगे तो मैं वो कर नहीं पाऊंगा, मजा भी नहीं आएगा। अनफॉर्चुनेटली इट वर्क फॉर ऑल ऑफ अस। हालांकि शुरू में डाउट्स थे, लेकिन धीरे करते कराते फिर हम सबको उसकी पकड़ समझ में आ गई, तो फिर हमने ये रास्ता अपनाया, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि भाई ठीक है, अपने कुछ नए पापा जी जो है, पूरा दिल्ली बेसिकली जो है मैंने इसमें ला के डालने की कोशिश की है, जो मैंने देखा है और जो मैं बड़ा हूँ।
आशीष, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपको एक स्क्रिप्ट दे दी गई कि ये स्क्रिप्ट, ये स्टोरी है, स्क्रिप्ट है, स्क्रीन प्ले है, फिर डायरेक्टर के लेवल पे किस तरह से चीजें जुड़ती हैं जब आपके एक्टर्स इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, या आपको मौके पे लग रहा है कि यहाँ पे ये एक सीन हो सकता है, तो ये कतर ब्योंत जिसको हम बोलते हैं, जोड़ना घटाना, वो कितना रहा? देखिए क्या होता है कि एक तो बहुत सारा इम्प्रोवाइजेशन स्क्रिप्ट पे भी डिपेंड करता है कि स्क्रिप्ट कितनी अच्छी लिखी हुई है। अगर स्क्रिप्ट अच्छी लिखी हुई होती है तो उससे इम्प्रोवाइजेशन करने की जगह भी बनती है कि भाई ये सीन इतना अच्छा जा रहा है तो इसमें कुछ 10 पैसा अगर हम लोग को, क्योंकि जैसे कि देबू बता रहे थे कि सीन में कहीं कहीं छोटे छोटे वैक्यूम होते हैं तो हम उसमें चीजें भर देते हैं, ठीक है, और उससे सीन बहने लगता है, ठीक है, जिसको वो बोल रहे थे कि ब्रीथ करने लगता है। सो कभी कभी बहुत अच्छा लिखा होता है तो भी हम लोगों को उसकी फ्रीडम मिल जाती है, और कभी कभी अच्छा नहीं लिखा होता है तो उसको बनाने के लिए करनी पड़ जाती है इम्प्रोवाइजेशन बहुत सारी चीजों पे। इम्प्रोवाइजेशन अपीयरेंस के लिए भी की जाती है, जैसे कि जो हर्ष बता रहे हैं, हर्ष ने काफी कुछ इम्प्रोवाइज अपने लुक में भी किया है। जैसे हर्ष अपना लुक, दाढ़ी, काजल, हर एक चीज मुझे फोटो खींच के भेजते रहते थे शूट के पहले कि यार ये सही लग रहा है, या ये सही लग रहा है, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, वो चीजें भी की है उन्होंने। तो हम लोग जो इम्प्रोवाइज करते थे, फिर जो दूसरा अपीयरेंस का मैं आपको एग्जांपल दूंगा, वो देबू के साथ है। देबू जब ऑन बोर्ड आ गए उसके बाद में एक गोल मटोल पुलिस वाला मिल गया जिसका पेट वेट भी है, तो हमने बोला कि, और प्लस एज भी है, बोलता भी है मेरा रिटायरमेंट होने वाला है, तो हमने बोला कि क्यों ना इसको शुगर देते, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डायबिटीज देते, ठीक है। तो हमने उसको दे दिया कि भाई ये हमेशा बिना शक्कर की चाय पीता होगा। एक डायलॉग में वो बोल भी देते हैं कि ये दादा ये कितना शक्कर डाला है, डायबिटीज है, मारेगा क्या। तो इस तरह की चीजें वो ऐड कर देते हैं छोटी छोटी। प्लस बहुत सारे सीन ऐसे लिखे होते हैं जिसमें डायलॉग लिखा हुआ है लेकिन बहुत एनवायरनमेंट में बाकी लोग क्या कर रहे हैं वो नहीं लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल शादी का सीन है, तो शादी के सीन में सबके डायलॉग लिखे हुए हैं लेकिन एटमॉस्फेयर में बाकी के कैरेक्टर क्या कर रहे हैं ये आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कौन कहाँ से एंट्री मारेगा, कौन कहाँ से दौड़ के आएगा, कौन भाग के आएगा, कौन गुस्से में होगा, कौन किस तरीके से डायलॉग होगा, तो उस चीज की एनर्जी को हम लोग उठाने के लिए समटाइम्स, या कोई सीन अगर आपको लग रहा है कि यार ये बैठा बैठा सीन है, लोग नहीं झेल पाएंगे इस सीन को, तो हम लोग उसमें मूवमेंट ऐड कर देते हैं कि बात करते करते उठ गया, फिर वहां पे जाके देखा, फिर चल के आया वापस, फिर कुछ जवाब दिया उसने, फिर इस बात पे भड़क के वापस चला गया, तो उससे एक डायनामिज्म आ जाता है सीन के अंदर। तो और खास करके देबू के कैरेक्टर में एक चीज जो हमने तय की थी कि देबू और रिंकू में एक समानता है इन टर्म्स ऑफ दोनों ही अनप्रेडिक्टेबल होने चाहिए और दोनों ही इंटिमिडेटिंग होने चाहिए, ठीक है। फर्क सिर्फ ये है कि रिंकू अगर वो फील करता है तो रिंकू के चेहरे पे वो चीज आ जाती है। देबू जब वो फील करते हैं या देबू को जब इंटिमिडेट करना होता है, देबू स्माइल करने लगते हैं, ठीक है, और जब बहुत गुस्सा आता है तो गाना गाने लगते हैं। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो बतानी होती है, कुछ कुछ चीजें आप ब्रीफ क्लियर कर देते हो तो अपने आप एक्टर करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा जो आप बोल रहे हैं कि कितना किया जाए और कितना ना किया जाए, सी करेक्टली डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि आपको पता होना चाहिए वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू स्टॉप, ठीक है, अदरवाइज बहने के चांसेस बहुत होते हैं। जैसे इन टर्म्स ऑफ जैसे खास करके हर्ष की कैरेक्टर में ये होता था कि हर्ष का कैरेक्टर एक सुपर फास्ट राजधानी ट्रेन की तरह भाग रहा है, ठीक है, उसकी एनर्जी इतनी हाई है। एज ए डायरेक्टर मेरे को सिर्फ पटरी देनी होती थी कि आप अब इस पटरी पे हैं, अब आप इस पटरी पे हैं, ठीक है, इस वक्त आप इस पटरी पे हैं, इस वक्त आपको रुक जाना है। तो मेरा काम सिर्फ वहां पे इतना होता था और ये लोग मजे हुए एक्टर हैं। लेकिन ये सब चीजें तब हो पाती हैं जब आपकी पूरी कास्ट और इतनी बड़ी अंसाम्बल है, इनका जो समर्पण होता है डायरेक्टर को लेके, जिस लेवल पे ये लोग अपने आप को कंप्लीटली सबमिट करते हैं कि यार हम क्या बेहतर कर सकते हैं और क्या बेहतर लगेगा। जब वो कल्चर बन जाता है सेट के ऊपर तो बहुत सारी अच्छी चीजें होने लगती हैं। फिर उस लेवल पे चला जाता है कि हर्ष रिंकू को बता रहे हैं कुछ चीजें कि तू वहां पे ये कर देना, फिर मैं ये कर दूंगा, दूसरा एक्टर इसको बता रहा है, रिंकू देबू के साथ में कर रहा है, देबू रिंकू के साथ में कर रहा है। क्योंकि हमारे सेट पे वो एक बहुत बेहतरीन कल्चर बन गया था कि लोगों की एनर्जी हाई थी अपने कैरेक्टर और शो को लेके।
और एक बहुत ही अच्छी वाइब बनी हुई थी। और ये वाइब बनाना डायरेक्टर के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। अदरवाइज थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है, या कोई बड़ा एक्टर आ गया, उसके अपने ही ईगो हैं और वो सोलो ही खेलना चाहता है और अपने कैरेक्टर को लेके ही चिंतित है, तब ये चीजें बिगड़ने के चांसेस होती हैं। लेकिन यहाँ पे देबू हो, हर्ष हो, ये सब आज की तारीख में मेरे लिए तो मतलब वेटरन है ये लोग एक्टिंग की दुनिया में। बट जिस लेवल पे इन्होंने समर्पण दिया है अपना, अपने कैरेक्टर के लिए और पूरे शो के लिए, उससे बहुत चीजें आसान हो गई। और उसी का रिजल्ट है कि जो आप देख रहे हैं कि दोनों का कैरेक्टर किस लेवल पे पहुंचा है। चलिए, अब थोड़ा सा समय की कमी है, तो मैं कुछ चीजें हैं जिन पे जरूर बात करना चाहूंगा। इन किरदारों का, ज्यादातर किरदारों का जो कर्व बनता है, ये ऐसे क्यों है? कई बार वो चीजें डिटेलिंग में दिखती हैं, जैसे आपने डीसीपी डीवाईएसपी घोष के किरदार में कहा कि भाई शुगर वाली चीज है, पर कई किरदारों में वो कर्व मिसिंग है। और कई किरदार तो ऐसे हैं जो बिल्कुल अपेक्षा पूर्वाल का किरदार है कि आप उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो एक सीन में कि वो चंडीगढ़ बस स्टैंड पे बहुत सहमी सी बैठी है, और 5 एपिसोड के बाद आपने उसको टार्जन बना दिया। वो लग रहा है कि एकदम वो क्या रेम्बो राजपूत क्या है वो, कि वो पेड़ों पे चढ़ रही है, वो घटाघट मार रही है, वो एकदम मर्सनरी में तब्दील हो गई। वो बिल्कुल भी यकीनी नहीं है कि जो भयानक सहमी है, जो केज में बंद है, ऐसा अद्भुत कायांतरण। या इसके अलावा कई किरदार हैं जो मतलब जो जंगल के सीन हैं, मतलब जैसे दिव्येंदु के किरदार में आपको दिखता है कि एक बहुत ही अंडरटोन है, और वही उस किरदार का कमाल है। पापा जी के या रिंकू के किरदार में है कि वो बहुत लाउड है, लेकिन इसके अलावा जितने किरदार हैं वो सब भी अंडरटोन की बजाय मेलोड्रामा की तरफ सब ज्यादा है। ऐसा क्यों है? और ये भागती क्यों है कहानी? मतलब ऐसे जिसको वो कहते हैं ना कि बॉस पेस बना के रखो, धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़, ठहर के बुनती ही नहीं है। ऐसा क्यों है आखिरी के 5 एपिसोड में? मतलब वो आपने रेल का उदाहरण दिया, तो वो पहले 5 एपिसोड में जो प्रॉमिसेस हैं वो आखिरी 5 एपिसोड में डिरेल से क्यों होने लगती हैं? ये मुझसे ही सवाल है ना ये? जी बिल्कुल। हाँ, तो देखिए, जहां तक ये एक मीडियम का भी फर्क होता है कि आप किस जॉनरा में कितना ड्रामेटिक शो बना रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने मेरे लाइफ में बहुत सारा काम प्यूरिस्ट लेवल पे किया हुआ है, जहाँ पे मैं बहुत ही कन्विंसिंग और एकदम आप सूंघ लें उस दुनिया को या उस कैरेक्टर को, इस लेवल के कैरेक्टर तैयार किए हैं। यहाँ पे जब आपको, क्योंकि ये आपका पर्सनल प्रोजेक्ट नहीं है, यहाँ पे अगर आपको ये बोला जाता है कि यार ये ड्रामा है और इस लेवल का ड्रामा है कि इसमें एक कैरेक्टर एक टाइम के बाद में सुपर हीरो हो जाता है, ठीक है, तो मुझको खुद को कन्विंस करना पड़ता है कि यार अगर इसको इस लेवल पे जाना है तो मैं किस तरीके से खुद को कन्विंस करूं कि ये पॉसिबल है। ठीक है, कोयल के कैरेक्टर के साथ ऐसा था कि हमने ये इंट्रोड्यूस कर दिया था, जो हम लोग बाद में बताते हैं कि इसने कुछ किया हुआ है सुंदरबन में, ठीक है, और उसकी एक झलक हम लोग पा जाते हैं। तो ऐसे नहीं है कि वो करना उसने शुरू किया चंडीगढ़ आने के बाद, उसके पहले वो कुछ करके आई हुई है। चंडीगढ़ आने के बाद चंडीगढ़ में वो काइंड ऑफ अंडरग्राउंड थी, ठीक है, अब इसमें कुछ स्पॉइलर आ सकते हैं तो लोग ध्यान से सुनो। सो काफी टाइम तक वो अंडरग्राउंड रहने की ही कोशिश में थी, जब तक उसकी जान पे नहीं बन आई। उसकी जान पे बन आने के बाद में फिर ये हुआ कि अब वो जो सुंदरबन में उसने किया हुआ है उस जोन में आ जाए। अब उस जोन में आई तो फिर उसके बाद ये हुआ कि इस जोन को हम कितना ड्रामेटिक कर दें, ठीक है, कि लोग वो ड्रामा एंजॉय करने लगे। और मैं आपको बताऊं, मैं अपने आप को इतनी मेहनत की है खुद को कन्विंस करने में कि ये चीज पॉसिबल होती है कि कोयल अचानक से जंगल में आके जिस लेवल पे हो जाती है। मतलब ऐसा भी हुआ कि मैं जंगल में शूट कर रहा हूँ और खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार अब मुझको ये चीज को बहुत ही कन्विंसिंगली दिखाना है, ठीक है। और मेरी स्कूलिंग उस मामले में काफी अलग है, तो मैं मतलब जंगल में बैठ के मैंने आधे घंटे वंडर वुमन देखी है, ठीक है, खुद को कन्विंस करने के लिए कि भाई अब जो है कोयल यहाँ से कंप्लीटली कैरेक्टर शिफ्ट ले रही है और इस जोन में जाएगी। और ये होता है कि भाई क्योंकि ये ड्रामा है और ये चीज हमको पता है, जो लोग देख भी रहे हैं वो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो ये शिकायत नहीं कर रहे हैं, वो लोग उसको एज ए ड्रामा ही ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्यूरिस्ट शोज हमको पसंद हैं और प्यूरिस्ट चीजें हम लोग पसंद करते हैं देखना, इसलिए हम लोगों को उससे ज्यादा तकलीफ है कि
आप इस लेवल पर रियल चल रहे थे और इस लेवल के बाद में आप कैसे इतनी बड़ी छलांग लगा सकते हैं। सो ये एक लीप था जो हमने लिया है। मतलब मेरे लिए तो एक्सपेरिमेंट ही था कि कितना सफल होता है, मैं एक बार ये चीज ट्राई करके देखता हूँ। लेकिन एक वर्ग ऑफ ऑडियंस ने इस चीज को हाथों हाथ पसंद कर लिया है। कुछ लोगों को इस चीज से शिकायत भी है कि कैसे ये। और दूसरा इसमें जो है कि जो आशीष बताया, इसका बेसिक इंटेंशन पल्प फिक्शन ड्रामा का है, इस पूरे शो का। मैंने वो मुझे एक सही बात इसमें लगती है कि इसमें कोई प्रिटेंस है नहीं। हम कह रहे हैं कि हाँ ठीक है भाई, ये देखिए, मजा लीजिए, 2 दिन 3 दिन या आपका 5-6 घंटा, और बस मौज कीजिए, मस्त रहिए। अब ये बात अलग है कि उस पर विवाद खड़े हो सकते हैं, लेकिन इसका इंटेंशन विवाद की तो हर्ष भाई बात ही नहीं ना। मतलब जैसे एज अ व्यूअर आपने एज एन एक्टर काम किया, एज अ व्यूअर मैंने अपने आप को इन्वेस्ट किया, मुझे कुछ अच्छा लगा कुछ बुरा लगा, मैं बिल्कुल उन व्यूअर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिनको मौका मिला आपसे बात करने का। बिल्कुल, सो आई मस्ट रजिस्टर व्हाट आई लाइक, व्हाट आई डिसलाइक ना। तो दे हैव टोल्ड अस, हमको रिएक्शंस आए भी हैं इस किस्म के कि भाई मैं देखिए आपको 2 पर्टिकुलर सीन की बात करता हूँ। वो शुरू के सीन में फ्रस्ट्रेशन है, वो गाली बकते हुए कहता है कि साला नोलन बनने आए थे, क्या कर रहे हैं। आई मीन यू कनेक्ट देयर। या एक सीन है जिसमें इतना कॉमन जो मैस्कुलिनिटी है कि अभी वो बंदी रिंकू को कन्फ्रंट कर रही है कि तुम उसके साथ सोए थे नहीं सोए थे। वो एकदम थोड़ा सा डोसाइल हो रहा है कि हाँ हाँ हाँ। फिर जब वो पीछे पड़ जाती है, एक तड़ाक से झापड़ मारता है और बोलता है मैं प्यार तो तुमसे करता हूँ, ये वो, और वो आगे सीने से लग जाती है। ये यहाँ तक का ड्रामा समझ में आता है बिकॉज वी हैव सीन दीज काइंड ऑफ थिंग्स, यू नो, कि वो जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाली है। पर कुछ जगह, और वो पता नहीं आप लोग वो सब कुछ तो पर्दे पे कहेंगे नहीं, आप लोग वो आशीष विवशता भी रहती होगी कि नहीं 10 एपिसोड तो बनाने ही है, ये इतना तो नहीं। सौरभ देखो मैं बताऊं, ये चीज है ठीक हो, 10 एपिसोड वाली चीज मतलब वो तो बहुत रिलेटिव चीज है कि वो करना है, लेकिन उसके वजह से वो खींचा गया है वैसा नहीं है। करने के लिए मैं अगर उसके हाथ में बंदूक पकड़ा देता, लोगों को शूट करते जा रही है, वो भी हो सकता था। लेकिन ये होता है कि आप जिस ऑडियंस, जो आप खुद हैं वही ऑडियंस मैं भी हूँ, और मैं डायरेक्ट करने के पहले एज अ ऑडियंस स्क्रिप्ट को पढ़ता हूँ, एज अ ऑडियंस उसको परसीव करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन फिर ये होता है क्योंकि वो मेरा जॉब है अपने काम को बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से करना, ठीक है। जैसे कल को अगर कोई देबू को हल्क का कैरेक्टर दे दे एवेंजर्स का, और देबू सोचने लगे कि यार मेरे पिताजी कहाँ से आए थे, मेरी माता कहाँ से आई थी, कौन सी गली में पैदा हुआ, ठीक है, उस लेवल की प्यूरिस्ट थॉट नहीं रहेंगे उसके वहां पे, ठीक है। फिर वो क्योंकि एक कॉमिक का कैरेक्टर है और कंप्लीटली मनगढ़ंत है, तो वो उस हिसाब से सोचना शुरू कर देगा। तो मुझको भी काफी समय लगा कि यार इस लेवल के फिक्शन को कन्विंसिंग बनाना है, मेरा जॉब था उसको कन्विंसिंग बनाना। तो मैंने उस लेवल के ड्रामे को किया। इनफैक्ट जब मैं जैसे आपको बता रहा था कि मेरे पास जब पहली बार आया और मैंने सिद्धार्थ सर से ये भी पूछा था कि इसको क्या हम मॉनसून वेडिंग के तरह रियल कर दें, तो उन्होंने ये भी बोला था नहीं यार आशीष इसको सेमी रियल कर दें, ठीक है। अब वो सेमी रियल बहुत सटल सा वर्ड है जिसमें एक पूरे शो का ट्रीटमेंट बदल जाता है, यू नो। तो ये वो वाली चीजें हैं कि कल को भाई अगर आपको बोला जाए कि आपको करना है कुछ क्या नाम है सुपर हीरो टाइप, तो आप कैसे कन्विंसिंगली करेंगे। मतलब मेरे लिए तो मैं खुद भी ये जज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैंने किया है सही लगा है, क्या सही लगा है, क्या नहीं लगा है, और बेटर क्या हो सकता था। बट ये तो आपका पॉइंट 100% वाजिब है कि आप नहीं रिलेट कर पाए या आपको लाउड लगा कोई चीज। चलिए हरि अनंत हरि कथा अनंता, इस पे लंबी बातचीत होगी, और सिद्धार्थ बाबू नहीं है तो कई सवाल हैं जो जाके उनके मुहाने पर रुक जाते हैं। इन दोनों लोगों की परफॉर्मेंस का तो मैंने जिक्र किया। आप जब भी सूर्या से बात करें प्लीज टेल हिम ही डिड अ फैबुलस जॉब रियली। मतलब वो बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें आई, और जो ना इत्तेफाकी है, या मुझे लगता है, मैं ये एज अ व्यूअर आपको बोल रहा हूँ कि जब आप इसका 2nd सीजन लेके आए तो जो इसके महिला किरदार हैं उनका टर्न अराउंड बहुत लेट होता है और बहुत कन्विंसिंगली नहीं होता है। तो मतलब वो जर्नी में ऐसे बड़ी बहुत लीप सी दिखती है। तो थोड़ा सा अगर आई मीन आपका शो है भी हो सकता है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि वो 2nd सीजन में समझ में आएगी वो जर्नी कैसी है। और जो मैंने कहा था कि जैसे वो ब्राइडल मैगजीन्स आती है तो कुछ एक वैसे सीन है जिसमें हमें पता है कि वो फॉरेस्ट ऑफिसर की लड़की है जो अंदर जा रही है, लेकिन वो बिल्ड कर रहे हैं धीमे धीमे, ये क्लोजअप वो क्लोजअप। आई एम श्योर क्योंकि बहुत तरह के दर्शक वर्ग होते हैं ना, तो सबको संतुष्ट करना होता है।
पर लेकिन जाते जाते अगर आप मुझे 10 सेकंड दें तो बहुत जरूरी बात आपके माध्यम से हो जानी चाहिए। जी बोलिए। ये जो फीडबैक में जो है आपने जो स्लॉटिंग की हम लोगों ने बात की, उसमें इन सभी डायरेक्टर्स में से एक ने हमको फोन भी किया और ये उनकी बलवान साहत और उनकी ईमानदारी और बहादुरी को उन्होंने कबूल किया। हमसे कहा भी 20-25 साल की पहचान के बाद कि हमने तो कभी आपको ऐसे देखा ही नहीं, हमको पता ही नहीं था कि आप ये कर सकते हैं। हमें लगता था कि आप वो डेली वाला सब करते रहते हैं, तो हमने फिर आपका काम देखना बंद कर दिया। मुझे ये कहना है कि तो फिर आप वो काम देने वाले बनते जो आपको लगता है हमको करना चाहिए था, बजाय इसके कि आप देखना बंद कर देते। I agree and I just wish as a viewer कि आप लोगों को और जो भी दूसरे समर्थ एक्टर्स हैं they should get good roles। मतलब I mean ये बड़ा डाइकोटमी है कि डायलॉग्स में हम उन चीजों के खिलाफ बात करते हैं, इंटरव्यू में उन चीजों के खिलाफ बात करते हैं, उन सारे स्टीरियोटाइप्स के, लेकिन जब एक्चुअली में मौका आता है उन स्टीरियोटाइप्स को एक जोर की लात मार के भरभरा देने का, तब हम ठिठक जाते हैं। वो तो बाजार की और इंडिविजुअल लड़ाई हमेशा रहने वाली है, तो वो बात तो ठीक है, लेकिन हमारा ये है कि हम अपना धक्का मारते रहें, आपके माध्यम से बात कर लें और क्या। बिल्कुल। आप लोगों ने इतना वक्त निकाला, लल्लन टॉप अड्डे में आप हमारे मेहमान बने और मन की बात बिना किसी पॉलिटिकल कलंदरी के आपने हमसे शेयर की अपने मन की बात। बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं कि भविष्य में आप तीनों लोग सार्थक काम भी करें, सफल भी करें और दोनों का मेल भी पा सके, जो सबसे मुश्किल चीज हो जाती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। की ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इनकी परफॉर्मेंस के बारे में आप बता सकते हैं। सोनी लिव पर ये सीरीज आई है अनदेखी, जिसके डायरेक्टर आशीष शुक्ल और जिसके 2 मेन किरदार हैं हर्ष छाया और दिव्येंदु भट्टाचार्य। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि पिछले दिनों इंडिया में या दूसरे मुल्कों में रिलीज हुई वो कौन सी सीरीज हैं जो आपको अच्छी लगी, जिनको आप रेकमेंड करेंगे, क्योंकि तमाम प्रायोजित इश्तिहारों के बीच ये जो जबान का इश्तिहार होता है, अकीदे का इश्तिहार है, वही सबसे ज्यादा देर तक आपके दिल की दीवार पर चिपका रहता है। देखते रहिए लल्लन टॉप।